हे यू गाइस, वेलकम बैक टू दिस सर्टी लाइफ। और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने प्रीवियस वीडियो जो भी मैंने ऑन बोर्डिंग पे बनाई थी, उस पर जितने भी कमेंट्स आए हुए थे उनके रिप्लाई मैं करने वाली हूँ यहाँ पे। मैं देखती हूँ कि कमेंट्स क्या क्या आए हुए हैं। पहला कमेंट है व्हेन दे विल ऑन बोर्ड रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो देखो, एम्फोसिस ऐसा कभी नहीं करती है कि आपको LOI भेजने के बाद वो आपको कोई रिजेक्शन का मेल भेज दे। अगर आपकी साइड से कोई मिस्टेक होती है तो मे बी ये पॉसिबिलिटी क्या फिर वो भेज सकती है, बट कंपनी अपने साइड से कभी ऐसा नहीं करेगी कि आपको LOI भेजने के बाद आपकी सिलेक्शन ना करे, लाइक आपको ज्वाइनिंग डेट ना दे। ओके, सो कूल रहो, आएगी ज्वाइनिंग डेट भी आएगी, बट बहुत थोड़ा टाइम तो लेती है एम्फोसिस कंपनी ना। बहुत बच्चों को यहाँ पे 14 मंथ्स हो गए होंगे, बहुत बच्चों को यहाँ पे 6 मंथ हुए होंगे, तो इस टाइप से वो लेती है। मेरे लिए भी 6 मंथ तो ले ही ली थी मेरे टाइम पे भी एम्फोसिस ने ऑन बोर्डिंग कराने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। और फिर सेकंड जो कमेंट है वो ये है, आई डिडंट गेट ऑन बोर्डिंग मेल। वेट करो, यही बोलूंगी मैं भी, क्योंकि अब प्रोसेस में है तो मेल तो आ ही जानी है, आज नहीं तो कल। एंड देन मेल है, सॉरी कमेंट है, मैं बार बार मेल कर रही हूँ। कमेंट है, आई गॉट LOI एंड इवन आई गॉट कन्फर्मेशन लेटर ऑन March 4th. Is there any chance that they will not give date of joining to the one whom they have give letter of intent? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको भी LOI आया है, मीन्स की लेटर ऑफ इंटेंट आया है, उनकी ऑन बोर्डिंग होगी ही होगी। आप अपनी साइड से कोई भी मिस्टेक मत करना। ओके, मेरा यही एक सजेशन है कि आप अपनी साइड से कोई भी मिस्टेक मत करना। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कमेंट है। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन शिफ्ट आवर एंड रोल एंड वर्किंग आवर्स एंड टीम मैनेजमेंट। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड टीम मैनेजमेंट क्या है, कितने बंदों की टीम है, क्या करते हैं हम लोग, या फिर ये सारी चीजें मैं एक वीडियो में बताऊंगी। अदर हम देखते हैं कमेंट की, मैम इज देयर एनी परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर एम्फोसिस? या ऑफ कोर्स क्राइटेरिया है, 60% तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपको थ्रू आउट जो बोलते हैं ना, जैसे कि 10th 12th, ठीक है, उसके बाद आपका आ गया डिप्लोमा या फिर आपका BTech डिग्री या फिर आपका फिर MTech या फिर MCA, ये सारी चीजें हैं। तो इन ओवरऑल में मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि +2 में आपके 84 है एंड देन आपको आपके BTech वगैरह में 50% है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 60% प्लस होना चाहिए सारे में, 10th 12th सभी में आपका 60% से अबव होना चाहिए। ओके, एंड वो आप कैलकुलेट कर लेना, आपका CGPA है, DGPA है, जो भी है वो आप कैलकुलेट कर लेना कि आपका 60% से अबव ही होना चाहिए। तो यही क्राइटेरिया है अभी तो। एंड देन है, आई हैव एरर इन माई फादर्स नेम इन माई पैन कार्ड एंड दिस कैन क्रिएट सीन। देखो, माइट बी और माइट नॉट बी, मतलब कि मैं सही पर्सन नहीं हूँ इसका प्रॉपर आंसर देने के लिए, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए। और अगर आपके पास अभी टाइम है और चेंज हो सकता है तो आप प्लीज उसको चेंज करा लो ऑन टाइम। और अदरवाइज अगर ऐसा कोई भी क्वेरी होता है तो आप जस्टिफिकेशन के लिए रेडी रहना। एंड देन टू विच मेल वी नीड टू सेंड द बॉन्ड एग्रीमेंट। जब आपके पास एम्फोसिस टेम्पलेट करके जो मेल आएगी ना, वहाँ पे सारा कुछ दिया रहेगा, वहाँ पे आपको एग्रीमेंट से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट भी देंगे, PDF काइंड ऑफ। तो उस टाइम पे आपको सारे भेजने हैं, एग्रीमेंट वगैरह पे स्टैम्प वगैरह करा के। ओके, देन है मैम मेक अ सब टाइटल। ओके, ट्राई करती हूँ मैं सब टाइटल के लिए। एंड देन जस्ट आफ्टर 8th सेम आई रोट अ सप्ली, इट्स जस्ट 10 days आफ्टर द 8th सेमेस्टर। सो एलिजिबल हूँ या नहीं ज्वाइनिंग के लिए? तो देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे क्या लगता है ऐसा ही है कि सपोज आपकी मतलब सप्ली थी बट आपने क्लियर कर ली है, ठीक है। जब आप क्लियर कर लिए हो तो फिर वो तो कोई इशू नहीं है। और वो भी आपको कैसे पता चलेगा, अब आप जब डॉक्यूमेंट दोगे तो उस टाइम पे आप सारे डॉक्यूमेंट दोगे ना, क्योंकि अभी आपकी कोई सप्ली है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई मतलब सीन बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ डाउट, is it considered ineligible if we have backlog and we cleared it after final semester? या आप एलिजिबल हो क्योंकि आपके पास मतलब डॉक्यूमेंट तो होंगे, आपने क्लियर कर लिया है तो अब आपके पास सेमेस्टर मार्कशीट तो होगी। ओके, सो आप एलिजिबल हो। ओके, देन है परसेंटेज क्राइटेरिया। मैम इज देयर एनी परसेंटेज क्राइटेरिया? तो मैंने फिर से बता दिया है कि 60% है। और आपका अगर CGPA है तो चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो CGPA है वो किससे मल्टीप्लाई होता है। हमारे CU में मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो हमारा तो जो CGPA होता था ना, आपको 6 CGPA आया है तो वो into 10 होता था, तो इट मीन्स कि 60%। तो इस चीज को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो CGPA है वो किससे मल्टीप्लाई होता है।
इवन आपकी डिग्री पे भी वो चीज़ मेंशन होगा कि आपका जो CGPA है वो मल्टीप्लाई बाय कितना होता है। तो मे बी अगर 60 से बिलो होगा जब भी आपको उन्होंने लाइक आपका ऑफर लेटर या जो भी है वो रिवोक कर लिया होगा, अदरवाइज 60% ही क्राइटेरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन साइड और बोथ। तो देखो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मार्कशीट है वो उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, हमारा जो मार्कशीट था उसका तो यही सीन था कि फ्रंट पे ही सब कुछ लिखा होता था। ठीक है, बैक साइड पे वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन थे, और आपको जैसे कि आपकी CGPA 8 है या 9 है तो आप एक्सीलेंट में हो या गुड में हो या वेरी गुड में हो, इस टाइप की थी। तो वो सारी चीजें से उनको तो मतलब है नहीं, उनको सिर्फ फ्रंट का चाहिए था, तो मैंने तो सिर्फ फ्रंट का ही दिया था और कोई मतलब ही नहीं है बैक साइड का फोटो देने का। ओके, ये कोई ID प्रूफ है नहीं कि हाँ आपको पीछे का भी देना जरूरी है। ओके, सो सिर्फ फ्रंट का देना, और ऐसा देना जो है क्लियर रहे। कभी भी कैमरे से लेके या फिर कैसे भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो प्लीज केयरफुली करना कि परसेंटेज क्लियर दिख रहा हो, ऐसा नहीं कि ब्लर सा भेज दिए या कुछ भी। तो सारी चीजें ना सेंड करने के पहले एक बार चेक कर लेना जरूर। ओके, एक और चीज मैं नोटिस की, एंट्री से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन थे कि लाइक फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की मैं मार्कशीट कैसे दूं। यार अजीब सा सवाल है, जब तुमने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर लगाए ही नहीं तो मार्कशीट कहाँ से दोगी, और ऑब्वियस ही बात है सामने वाला भी क्यों मांगेगा। ठीक है, तो जब भी आप डिप्लोमा करते हो तो उसके बाद आपकी जो एंट्री होती है वो सीधा थर्ड सेमेस्टर में होती है। ठीक है, और ये चीज बता दो कि मेरे साथ भी यही सीन है, मैंने डिप्लोमा तो नहीं किया था। जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं वो तो डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एंट्री लेते हैं बीटेक के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तुम्हारा स्किप हो गया। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने +2 करा था, +2 के बाद मैं BCA में एडमिशन ली थी। BCA करने के बाद मैंने MCA में डायरेक्ट लेटरल एंट्री ली थी, यानी कि थर्ड सेमेस्टर 4th, 5th एंड 6th। ओके, 3 साल का BCA वैसे होता है। बहुत कॉलेज ऐसे हैं जो आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर भी बोलेंगे लगाने को, और बहुत ऐसे हैं जो लेटरल एंट्री भी देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एंट्री ली है। ठीक है, आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर लगा रहे हो या नहीं। ओके, इसमें मुझे जहां तक याद है वहाँ पोस्ट में ऐसे लिखा होता है कि लेटरल एंट्री, या फिर आपको शायद खुद से मेंशन करना होता है ये चीज़ कि हाँ मैं डिप्लोमा से डायरेक्ट बीटेक की हूँ और मैं लेटरल एंट्री ली थी मैंने, और या जो भी है। तो मैंने हर जगह अपना मेंशन किया था कि मैं BCA की थी। BCA के बाद मैंने सेम कॉलेज से लेटरल एंट्री ली थी, और मेरे पास ये रहे MCA के 4 सेमेस्टर की डिग्री। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट एंड सेकंड में कहाँ से दूंगी, खुद से बना के तो दूंगी नहीं मार्कशीट। तो ये है जस्टिफिकेशन, हर एक चीज का प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। ओके, और ये नहीं कि कुछ भी बोल दूं या फिर उनको थोड़ा भी लगेगा ऊपर नीचे तो रिजेक्शन का डर है। मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, बट मैं हमेशा बताती हूँ कि केयरफुली करना जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है। और स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इस चीज को ना फॉर ग्रांटेड मत लेना कभी भी, या आज कर दूंगा कल कर दूंगा, मे बी कोई इश्यू आ जाए। एंड डॉक्यूमेंट का ये सीन है कि जैसे अभी वर्चुअली आपको सारा कुछ अपलोड करना है, तो आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके प्रॉपर हार्ड कॉपी आपके पास हो। ठीक है, बट सारे कॉलेजेस में उनकी खुद की वेबसाइट होती है, खुद का उनका लाइक पेज होता है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके आप अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। बट मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अगर सारे सेमेस्टर की हार्ड कॉपी है तो आप उस हार्ड कॉपी को लगाओ। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब लाइक क्लियर होगा। और अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मली वैसे भी लगा सकते हो, डाउनलोड वगैरह करके PDF वगैरह में जो भी है उस टाइप से भी आप लगा सकते हो। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मुझे नहीं लगता है और कोई क्वेरी होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो वो मांगेंगे इंस्टेंट आप दोगे ही। बट हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी तरह का इशू है, जैसे पैन कार्ड में नेम गलत है या फिर ID प्रूफ आपके पास नहीं है या फिर आपका गुम गया हो, तो और फिर जल्द से जल्द बनवा लो। और देखो एक और बात है कि जैसे ऑफर लेटर आता है ना, तो बहुत बार ये होता है कि हम एक्साइटेड हो जाते हैं, वहाँ पे 2 ऑप्शन ही लिखा होता है, या तो आप ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या फिर आप ऑफर को रिजेक्ट करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ भी केयरफुली करना अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो। और मैं बोलूँगी कि अपना ऑफर लेटर जो एक्सेप्ट करने का टाइम होता है वो आई गेस 1 वीक का टाइम होता है, तो उस टाइम पे आप लैपटॉप ओपन करके उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना, और प्रॉपर जो ऑफर लेटर है वो प्रॉपरली पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है उसमें और क्या नहीं लिखा हुआ है। बिकॉज मैं बता दूं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि ज्वाइन तो कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि लाइक मुझे जो बनना था, लाइक मुझे QA बनना था, मुझे यहाँ तो डेवलपर का रोल मिल गया। तो वो उस चीज़ को उस टाइम पे नहीं रियलाइज करते हैं, वो बाद में HR को पिंग पे पिंग करते हैं कि मुझे तो ये बनना था, आई वॉन्ट QA रोल और आई वॉन्ट डेवलपर रोल। तो
तो एचआर कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। एचआर कुछ नहीं कर सकता है कि आप क्यूए बन रहे हो, आप डेवलपर बन रहे हो, एचआर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपल सा मैं बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ, तो आपके लिए मैं बता रही हूँ कि जो जो चीज़ें हैं, जो रियलिटी है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ सामने आकर। और आपको अगर ये है प्रॉब्लम कि नहीं मुझे क्यूए में ही जाना है, मुझे डेवलपर में ही जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी एमएनसी कंपनी में आप अगर एज अ फ्रेशर जाते हो, ओके, आप अगर एज अ फ्रेशर जाते हो तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी आपको क्या रोल दे रही है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कहाँ पे नहीं है। एक बार आप एक्सपीरियंस हो जाओ तो उसके बाद आप अपना देख सकते हो कि हाँ मैं डेवलपर में हूँ, फिर मैं उसमें अपना ग्रोथ करूँ, या फिर कहीं और आपको जो भी स्किल्स वगैरह चेंज करने हैं तो आप कर सकते हो। मैं यही बोलूंगी, जो भी ऑफर लेटर है या फिर आपका एग्रीमेंट है, सारा कुछ डीपली पढ़ के ही आप उसका रिस्पॉन्स करना। ऐसा नहीं है कि हरी में आप एक्सेप्ट कर लो और फिर आप सोचो कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम पे दो नाव पे पैर रखे होंगे। मैं सीधी सी बात बता रही हूँ, जो दो नाव पे पैर रखे होंगे। सपोज एक एम्फेसिस तो है ही है, क्योंकि एलओआई है एम्फेसिस का, और एक होगा आपका जो आप किसी और कंपनी में कर रहे हो, बट आपको लग रहा है कि वहां पे मैं एज ए स्टार्टअप कंपनी में था और वहां पे मुझे अब कम पैकेज मिल रहा है, अब इनका ऑफर लेटर आ गया तो मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें आप सोच समझ के करना। और बहुत ऐसे हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं एम्फेसिस कंपनी, उसके बाद वो और भी टेस्ट तो देती है सारे बच्चे, लाइक एज अ फ्रेशर तो हर जगह हम लाइक हाथ पांव मारते रहते हैं। तो सपोज आपने 1 महीने के अंदर एम्फेसिस को ज्वाइन कर लिया और साथ में आपको किसी अदर कंपनी का ऑफर लेटर आ गया और आप सोचोगे अब क्या है, एम्फेसिस को तो मैं छोड़ देता हूँ, तो उस टाइम पे या तो आपको पे करना पड़ेगा और अदरवाइज कंपनी आपको परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर देगी, ठीक है। तो ये सारा डिसीजन जो भी आपका है, बट सोच समझ के ही लेना, मैं यही बोलूँगी। और मेरे साथ भी ये सीन हुआ था, पता नहीं क्यों मुझे हर चीज़ अपने लाइक प्रीवियस जो भी मेरा पास्ट रहा है उससे रिलेटेड ही मिलता है। तो मेरे साथ भी ये सीन हुआ था कि मैंने दिसंबर में 2021 दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था एम्फेसिस, ठीक है। मैंने एक्सेंचर का भी टेस्ट दिया था, मैंने और भी कंपनी की दी थी, ठीक है। और मैं टेक महिंद्रा में ऑलरेडी वर्किंग थी, ठीक है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी टेक महिंद्रा में वर्किंग थी जुलाई से लेके दिसंबर तक। और फिर मैंने यहाँ पे एम्फेसिस में निकाला एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसके बाद 1 महीने बाद ही मुझे एक्सेंचर का ऑफर लेटर आया, ठीक है। बट मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं एक्सेंचर में चली गई, वहां पे इवन मुझे 50,000 रुपीज ज्यादा ही मिल रहा था, बट नहीं, 5,000 रुपीज वो एज अ फ्रेशर को ज्वाइनिंग बोनस भी दे रहे थे, बट मैं नहीं गई। और मेरा एक रीजन ये भी था ना जाने का, बिकॉज कि मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो भी ऑलरेडी एम्फेसिस कंपनी में वर्किंग थे, तो उसकी वजह से। और अच्छा भी नहीं होता कि लाइक बीइंग फ्रेशर आप एक कंपनी से ब्लैकलिस्ट हो जाओ, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी तो आपका चला ही जाएगा, तो ये सब काम मत करना, जो भी करना सोच समझ के करना। जो भी आपके पास आया है, अगर आपको एम्फेसिस का ऑफर लेटर या फिर एम्फेसिस से लाइक आपका पहला सिलेक्शन हुआ है तो आप उसमें रहो, ठीक है, मैं यही बोलूंगी। और 10 जगह हाथ पांव मारो, मैं नहीं बोल रही कि 10 जगह हाथ पांव मत मारो, बट आपको अगर ऐसा लगता है ना कि मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद मत छोड़ना, लाइक उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे फिर। तो इन सब चीज़ों में फंसने से अच्छा है कि आप एम्फेसिस के ही बन के रहो। और एक और बता दूं बात कि मेरे टाइम पे बहुत ऐसे बच्चे थे जो लाइक एम्फेसिस भी ज्वाइन किए हुए थे और दूसरी कंपनी भी ज्वाइन किए हुए थे, ठीक है। मून लाइटिंग काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। तो सीन क्या होता है ना कि जैसे आप 2 जगह अपने पाँव को रखोगे तो आपका एक जगह से फोकस हट जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली आपका हट ही जाएगा। कितना भी है तो आप 100% नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत ऐसे बच्चे थे जो 2-2 कंपनी में काम करते थे, और इवन बहुत ऐसे सोचते भी हैं कि मैं इसमें भी रह जाता हूँ और मैं अदर कंपनी में भी रह जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो एम्फेसिस कंपनी ने ट्रेनिंग के टाइम पे, हमारा ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी असेसमेंट वगैरह मिलता था उसका भी एक टाइम पीरियड होता था कि आपको इस टाइम तक करके दे देना है, आपको टेस्ट देना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीजें हैं। तो उनका उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स होता था ना उन बच्चों का जो दूसरे कंपनी में बैठे हैं और इधर भी बैठे हैं, तो वो डिले होता था, ठीक है। बहुत ऐसे थे कि अरे छोड़ो, सैलरी तो आ ही रहा है, हमारा क्या जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको वॉच नहीं करेगी, कंपनी इस चीज को नोटिस में नहीं लेगी, आपको एक ना एक दिन वो रेजिग्नेशन डालने को बोल ही देगी, ठीक है। अगर आप, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आपकी ट्रेनिंग चल रही है और उसमें आपको 68% लाना है,
सारे टेस्ट में और आप 64 पे हो तो आपको कंपनी रेजिग्नेशन के लिए बोल देगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके में कुछ ना कुछ कमी होगी, जब भी वो बोलेगी कुछ ना कुछ वो नोटिस करेगी। आपका रिस्पॉन्स है जो भी है, देखो अगेन एंड अगेन कॉल करने के बाद भी अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी क्यों रखेगी अपने पास। ठीक है, आपको बैठ के तो सैलरी नहीं दे रही है, इवन आपको पढ़ने के दे रही है। और एक बार यूएनए क्रिएट हो गया, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, देन आप दो कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए वो बहुत ही बड़ा इशू हो जाएगा आगे के लिए। और मून लाइटिंग का मतलब कि दिन में आप इस कंपनी में और रात को किसी और कंपनी में, सीक्रेटली आप दो जगह, ये सारी चीजें भी होती है और बहुत बच्चे करते भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो एंड में क्या होता है कि आप कहीं के नहीं रहते हो, ना इधर के ना उधर के। तो इससे अच्छा है कि स्टैटिक बन के रहो, कांस्टेंट बन के रहो। और एम्फेसिस कंपनी में हमेशा बोल रही हूँ और आज भी यही बात बोल रही हूँ कि एम्फेसिस कंपनी ऑन बोर्डिंग के टाइम पे टाइम बहुत ज्यादा लेती है, मे बी 15 मंथ्स, मे बी लाइक 10 मंथ्स और मे बी 5 मंथ्स। ठीक है, बट वो ऐसा नहीं कि किक आउट कर देती कि नहीं भाई LOI भेज दिया, अब इनको हम रिजेक्शन का मेल भेज दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा मेल भेज दे रहे हैं। ठीक है, जब तक आपके में गलती नहीं है वो आपके ऑफर लेटर या फिर आपका कुछ भी रिवोक नहीं करती है। ठीक है, और कंपनी अच्छी है। मैं खुद एम्फेसिस कंपनी के एम्प्लॉय हूँ, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मैं टेक महिंद्रा की भी एम्प्लॉय थी, मैंने टेक महिंद्रा का कभी अच्छा कुछ नहीं बोला, बिकॉज मुझे यहाँ पे पॉजिटिव फील हुआ। एक पॉजिटिविटी आई मुझे कि चलो सैलरी भी मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ है, लाइक लर्निंग भी बहुत